हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल, द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग रिसोर्सेज। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस, जिसको लिखा है फ्रेंच राइटर गी दे मोपांसा। जी हाँ, इनका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है गी दे मोपांसा। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में मोपांसेट भी इनको बोल देते हैं, बट दैट इज योर चॉइस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द राइटर हेनरी रीने अल्बर्ट गी दे मोपांसा। बड़ा नाम है, खाली मोपांसा के नाम से हम याद कर सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, he was working at that time and a French writer। माना जाता है इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। देखिए, शॉर्ट स्टोरी अपने आप में एक ऐसा लिटरेरी जॉनर है जो बहुत ज्यादा एक टैलेंट रिक्वायर करता है कि छोटे से सेटअप के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होना और साथ ही में एक ऐसा क्लाइमैक्स होना कि रीडर उसको अप्रिशिएट करे, रीडर उसको पढ़े। इसके अंदर देयर इज very few who can match the skills of Mopanse। He is actually a leading figure, एक बड़े ही वो प्रमुख लीडर हैं। लिटरेरी रियलिज्म मूवमेंट, रियलिज्म वो मूवमेंट है जिसमें स्लाइस ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं, जिंदगी जैसी ऑब्जर्व की जाती है, जो रियल लाइफ में हैपन होता है उसको राइटर कोशिश करता है प्रेजेंट करने की। He wrote stories that portrayed the complexities of human nature। मानवीय नेचर जिसके अंदर इतनी सारी जटिलताएं हैं, which is very difficult to define और predict। और क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल काम करते हैं, साथ ही में ये सोसाइटी, खासकर उस समय की फ्रेंच सोसाइटी जो हिपोक्रेसी से भरी हुई थी, जिसमें क्लास स्ट्रक्चर एक बड़ा रोल प्ले करता था, जिसमें जेंडर रोल्स, जिसमें मैरिज, इन सबको लेकर बड़े ऐसे नियम थे जो दिखावे के थे। उन सारी चीजों को उस समय की फ्रेंच सोसाइटी को अपनी स्टोरीज के मीडियम से मोपांसे ने रिमार्केबली वे के अंदर प्रेजेंट किया है। अगर हम बात करें आज की वर्ल्ड फेमस स्टोरी द नेकलेस, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1884 और ये बड़ी ही सेलिब्रेटेड, बड़ी ही पॉपुलर फेमस इनका शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी को उन्होंने अपने समकालीन समय 19th सेंचुरी के अंदर सेट कराए और स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है वो रादर यंग विमेन मैथिल्डे लॉइजल है, जो एक बड़ी ही डिससेटिस्फाइड लाइफ जी रही हैं, जिंदगी से बहुत ही निराश है, क्योंकि she dreams, always dreams of wealth and luxury, though she is married into a very we can say lower income group। LIG के अंदर उनकी मैरिज हुई है, but still she has dreams and aspiration for a rich life। तो जो मेन इस स्टोरी का चार्म है, जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर है, एक तो नैरेटिव स्टाइल, इसको हम इकोनॉमिक स्टाइल भी बोलते हैं, मिनिमम डिस्क्रिप्शन के द्वारा मैक्सिमम आइडियाज देना, और दूसरा सिचुएशनल आयरनी, वो आयरनी जिसके बारे में कैरेक्टर और रीडर दोनों को आइडिया नहीं होता है जब तक वो ओपन ना हो। उस सिचुएशनल आयरनी का यूज हम देखेंगे। इस वजह से ये जो स्टोरी है, ह्यूमन फॉली, हम जो गलतियां करते हैं मनुष्य, ये सोचकर कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने ही पांव पे जो कुल्हाड़ी मारते हैं, उसका ये एक टाइमलेस एक्सप्लोरेशन है, परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट स्टोरी के बारे में। स्टोरी ओपन्स होती है जो नैरेटर थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक में लिखी हुई है, मतलब एक नैरेटर है जो पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, कैरेक्टर्स के एक्शंस को, उनके रिएक्शंस को। तो प्रोटैगनिस्ट मैथिल्डे लॉइजल जो है वो एक ब्यूटीफुल और चार्मिंग विमेन है। She is born into a lower middle class family of clerks, और जिसकी वजह से though she is beautiful, though she has ambition, but she knows that she cannot marry into higher society, और इस चीज को वो मानकर चलती हैं ये किस्मत का उनके साथ एक बहुत ही बुरा मजाक है, क्रूर मजाक है। She lacks wealth, ना उनके पास पैसा है, social status which comes with the class वो भी नहीं है, और डारी, दहेज में देने के लिए भी कुछ ऐसी चीज नहीं है। दैट इज वाई शी कैन नॉट मैरी इनटू हाई सोसाइटी,
उसमें हो नहीं सकती, एंड दैट इज वाई उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है एक माइनर गवर्नमेंट क्लर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं, उनके साथ उनकी मैरिज हो जाती है एंड शी सेटल फॉर अ मॉडेस्ट लाइफ। मॉडेस्ट लाइफ से मतलब है अ लाइफ विद मिनिमम और वी कैन से बेसिक एमिनिटीज, बहुत ही मूलभूत सुविधाओं के साथ वो जीवन जीती हैं। शी ड्रेसेस प्लेनली, बड़ी सादी साधारण ड्रेसेस पहनती हैं। शी कैन नॉट अफोर्ड बेटर क्लोथ्स, वो अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। शी फील्स डीपली अनहैप्पी। देखिए बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं विच हु एक्सेप्ट देयर फेट, वो आसानी से मान लेती हैं कि दिस इज देयर किस्मत, देयर फेट, बट मैथिल्डे इज नॉट वन ऑफ देम। शी इज अनहैप्पी, क्योंकि वो शो अनहैप्पी ऐसे करती हैं मानो She has come from a luxurious life, मानो उन्होंने अपने घर में अपनी जिंदगी एक बहुत ही रिच वे में जीती, लेकिन एक्चुअली उनकी लाइफ हमेशा से ऐसी ही थी। नाउ एक नैरेटर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि एक विमेन की वर्थ सोसाइटी में खाली उसकी बर्थ और क्लास ही डिसाइड नहीं करती, जो जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, लेकिन अगर एक विमेन के पास ब्यूटी है, ग्रेस है और चार्म है, तो उसका अपवर्ड मूवमेंट भी सोसाइटी में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। मैथिल्डे को भी यह विश्वास है दैट शी पजेस दीज क्वालिटीज। मैथिल्डे के अंदर ये क्वालिटीज है और इसी वजह से वो ये फील करती हैं कि आई एम इक्वल टू, मैं किनके जैसी हूं, हाई सोसाइटी विमेन के जैसी हूं, भले ही मेरा जन्म एक लोअर सोशल स्टेटस में हुआ हो। ये जो पर्टिकुलर थॉट है ये उनको, मैथिल्डे को और भी ज्यादा बेचैन और भी ज्यादा डिससेटिस्फाइड कर देता है उनकी प्रेजेंट लाइफ से। इसी कारण शी इज ऑलवेज लॉस्ट इन डे ड्रीम्स, इल्यूजन्स, भ्रम में, दिवा स्वप्नों में, दिन में वो सोचती रहती हैं, फैंटेसी करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका भी एक परफ्यूम्ड सिटिंग रूम हो जहां पर वो फेमस और डिजायरेबल मैन के साथ चैट कर सकें, जहां ऐसे पुरुष, ऐसे मैन जिनको सारी जो सोसाइटी की दूसरी विमेन है वो एडमायर करती हैं, डिजायर करती हैं, लेकिन वो सारे आदमी, उनका अटेंशन मैथिल्डे की तरफ रहे। उनका ये जो डे ड्रीम्स है, इससे हमें दिखता है, नजर आता है उनका जो ऑब्सेशन है एक ग्लैमरस रिच लाइफ स्टाइल से, जिसके अंदर ब्यूटी हो, जिसके अंदर प्रेस्टीज हो, जिसके अंदर सोशल रिकॉग्निशन हो, सामाजिक रूप से उनको एक बड़ी ही अनोखी पहचान मिले, जो एक्चुअली में आज रियलिटी है दैट शी इज अ कॉमन हाउसवाइफ, उससे बहुत अलग है। एंड दिस गैप, ये जो गैप है रियलिटी वर्सेस डे ड्रीम में, दिस इज द मेन रीजन ऑफ हर डिससेटिस्फैक्शन, उनकी निराशा का मुख्य कारण है। तो होता क्या है, जब भी मैथिल्डे डिनर के टाइम अपनी सिंपल वॉर्न आउट मैली कुचैली टेबल क्लॉथ से ढकी हुई डिनर टेबल पर अपने हस्बैंड के साथ बैठती है, husband who is quite happy and with their plain meal, he never complains, उनको कोई शिकायत नहीं है, खाना मतलब एवरेज है या फिर उसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी डिशेज नहीं है, लेकिन मैथिल्डे उसी समय ऑलवेज ड्रीम ऑफ लग्जरियस डिनर्स, एलिगेंट सिल्वरवेयर, बर्तन चांदी के हों, डिलीशियस डिशेज हों जिसमें कोर्सेज हों। दिस शोज दैट शी इज ऑलवेज इन हर ड्रीम्स। ना मैथिल्डे के पास फाइन ड्रेसेस हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, ना ज्वेलरी है, ना दूसरी लग्जरीज है, लेकिन हमेशा डीपली डिजायर्स, मन में वही इच्छा रहती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करा, दिस विल बी द रीजन फॉर हर क्रूअल फेट, कि वो बिलीव करके, मानकर चलती ऑटोमेटिकली दैट बीइंग सो ब्यूटीफुल, बीइंग सो चार्मिंग, वो एक इस जीवन के लिए नहीं, एक ऐसी लाइफ के लिए डेस्टिनी में उनका लिखा हुआ है जिसमें वेल्थ हो, ब्यूटी हो और पब्लिक एडमायरेशन हो। इसी वजह से उनकी ग्रेटेस्ट विश भी क्या है, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, उनकी ग्रेटेस्ट विश है टू लुक चार्मिंग एंड डिजायर्ड बाय अदर्स।
दूसरे उनको देखें और डिजायर करें। और ये जो डिजायर है ये कहीं ना कहीं उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को शो करती है, उनकी डिजायर फॉर सोशल रिकॉग्निशन एंड एडमायरेशन। वो खुद के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं बनना चाहती, बल्कि पब्लिक उनको एडमायर करे, पब्लिक में जो मैन है वो उनको डिजायर करें। दैट इज द हिडन विश ऑफ मैथिल्डे। Now she has a wealthy friend also, a former schoolmate, स्कूल में उनके साथ पढ़ी हुई है। Now she does not want to meet her, उनके घर नहीं जाना चाहती। Why? Because जब वो उसके घर जाती है, when she witness the luxurious life lived by her friend, उसके अपने जीवन के विलासिता से भरे जीवन को देखती है, इट कॉजेज हर इमेंस सफरिंग। जब भी वो वहां से मिलकर आती है, शी लॉस्ट स्लीप फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक नींद नहीं आती है। शी वुड वीप फॉर डेज, कई दिनों तक रोती रहती। और देखिए क्या कहता है नरेटर, शी वुड बी फिल्ड विद sorrow, regret, despair and misery। एक साथ नेगेटिव फीलिंग्स का बंच उनकी लाइफ से जो टोटल डिससेटिस्फेक्शन है उसको बताता है। नाउ coming to the main event of the story that starts the ball rolling of this story, जिसकी वजह से आगे की घटनाएं होती हैं। एक दिन her husband returns और वेरी एक्साइटेड, उसके पास एक बड़ा सारा एनवलप है। एनवलप के अंदर एक्चुअल में इनविटेशन है, एक ग्रैंड पार्टी हो रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर और उसकी वाइफ के द्वारा दी जा रही है। नाउ जब वो ये बात बताता है, ही एक्सपेक्ट्स कि मैथिल्डे बहुत खुश होगी कि एटलीस्ट कुछ तो मौका मिला लाइफ में एंजॉय करने के लिए। बट इंस्टीड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने की बजाय मैथिल्डे गुस्से में, डेस्परेशन में, हताशा के साथ इनविटेशन को टेबल पर फेंक देती है और बड़े ही सरकाज़्म, व्यंग्यात्मक तरीके से पूछती है, मेरे को क्यों ये इनविटेशन दे रहे हो, मेरे से ये इनविटेशन देकर क्या चाहते हो। Obviously, Mr. Loisel, her husband, is shocked by her reaction, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि मैथिल्डे को खुशी मिलेगी, कुछ तो ऐसा हुआ उनकी लाइफ में जो एक्साइटिंग है। वो ये एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये बड़ा ही स्पेशल ओकेजन है और सबको इनविटेशन मिला भी नहीं है, स्पेशली क्लर्क्स लाइक हिम जिनको यूजुअली इनवाइट नहीं किया जाता। ही हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, उन्होंने पूरी कोशिश करी है, तब जाकर ये इनविटेशन मिला है। मैथिल्डे बिकम्स मोर एंग्री, और ज्यादा एंग्री हो जाती है और इम्पेशेंटली पूछती है कि आप चाहते तो मैं वहां पर चलूं, तो मैं क्या पहन कर जाऊंगी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी, क्या सोचते हो वहां उस इतनी ग्रैंड भव्य पार्टी के अंदर मैं क्या ड्रेस पहनकर जाऊं, क्यों मेरे पास एक सिंगल ड्रेस नहीं है जो इतने ग्रैंड ओकेजन के सूटेबल हो। नाउ हर हस्बैंड सजेस्ट, तो हर हस्बैंड कहता है कि आप थिएटर कई बार मेरे साथ जाती है, वो ड्रेस पहन लीजिए, वो बहुत अच्छी है क्योंकि ये आप पर अच्छी भी लगती है। बट अगेन नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मैथिल्डे, शी स्टार्ट्स क्राइंग, उसको रोना आ जाता है। एंड हर हस्बैंड इज एक्चुअली डम्बफाउंडेड, वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि व्हाई मैथिल्डे हैज स्टार्टेड क्राइंग ऑन दिस सजेशन, इस थिएटर ड्रेस वाली बात से ऐसे क्यों हो गई हैं। मैथिल्डे किसी तरह से अपने को काम करती हैं और उसको बोलती हैं कि आई कैन नॉट अटेंड दिस पार्टी, मैं बिना ड्रेस के अपनी मजाक नहीं बनवाना चाहती, रादर ज्यादा बेटर रहेगा तुम अपने किसी फ्रेंड को इनविटेशन दे दो जिसकी वाइफ के पास मेरे से बेटर क्लोथ्स हो। इट्स अ वेरी क्रूअल काइंड ऑफ कमेंट जो हस्बैंड को बहुत हर्ट करता है। तो वो कोशिश करता है कंसोल करने के लिए और इनफैक्ट he goes to the extent, वो उससे पूछता है, अच्छा मुझे बताओ कि कितना नई ड्रेस का पैसा लगेगा। मैथिल्डे कुछ देर तो हेजिटेट करती है क्योंकि वो मन में कैलकुलेट कर रही है क्या सम वो बोले कि उसका हस्बैंड रिफ्यूज भी ना करे लेकिन वो इतना कम भी ना हो कि अच्छी ड्रेस ना हो। और फाइनली वो कुछ कैलकुलेट करके 400 फ्रैंक्स विच इज अ बिग सम फॉर दिस कपल, जिनके लिए काफी बड़ी रकम है, बोलती है, अ सिग्निफिकेंट सम। Obviously, Mr. Loisel is not ready for this sum. उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है because this is the exactly amount, ये वो राशि है जो उन्होंने कई सालों मेहनत करके बचाई है because he wanted to buy a gun। वो गन वो अपने एक दोस्तों के साथ हंटिंग ट्रिप पर जाने के लिए परचेज करना चाहते हैं। So it was like a dream to him।
लेकिन स्टिल मेकिंग सैक्रिफाइस फॉर लव, अपनी वाइफ के लिए सैक्रिफाइस करते हुए ही अग्रीज कि आप 400 फ्रैंक मुझसे ले लीजिए, पर एटलीस्ट अब एक ऐसी सुंदर ड्रेस लेकर आए जिससे आप सेटिस्फाइड हो और पार्टी अटेंड और एंजॉय कर सकें। नाउ द पार्टी डेट इज कमिंग नियर, जैसे जैसे पास आ रही है, Mr. Loisel is once again very much disturbed to see that Mathilde is still sad, अभी भी उदास है, रेस्टलेस है, बेचैन रहती है, जबकि उनकी ड्रेस रेडी हो चुकी है, उनके मन माफिक है। वो चेंज देखते हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर देखते हैं कुछ दिनों से जो मैथिल्डे के अंदर आ गया है, और फाइनली वो उनसे पूछते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तब वो एक्सप्रेस करती हैं, मैथिल्डे बताती हैं कि ओके, आई हैव नाउ अ गुड ड्रेस, बट What should I wear as jewelry? मेरे पास कोई प्रीशियस ज्वेलरी नहीं है जो इस ड्रेस के साथ मैं कैरी कर सकूं, तो बिल्कुल ही मैं चीप लगूंगी वहां पर पार्टी पर। सब कहेंगे इतनी बढ़िया ड्रेस और गले में एक भी ढंग का कोई नेकलेस नहीं है। हस्बैंड वंस अगेन कम्स विद ए सजेशन, और वो कहते हैं आप फ्लावर्स कैरी कर लीजिए अपने बन के अंदर या कुछ और कर लीजिए, बिकॉज दे आर फैशनेबल एंड दे आर ऑल्सो अफोर्डेबल, हम आसानी से कर सकते हैं। वंस अगेन मैथिल्डे रिजेक्ट्स द आइडिया, क्या बात कर रहे हैं आप, ये एक ह्यूमिलिएटिंग चीज होगी, इंसल्टिंग होगी, मैं इतनी वहां पर रिच विमेन होगी, ऐसी कंपनी के अंदर मैं सिर्फ फ्लावर्स पहनकर चली जाऊं। तो देन हर हस्बैंड सडनली रिकॉल्स दैट देयर यू कैन बोरो, अगर आप खरीद तो हम नहीं सकते, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, बट यू कैन बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड मदाम फॉरेस्टायर, फॉरेस्टायर से आप ले सकती हो, आप अच्छे से उनको जानती भी हो, और इट इज ओनली फॉर अ नाइट, एक रात को तो लेना है। Now Mathilde is also very excited because she realizes she has not thought about this. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, हाँ this is good option। और next day she visits Madame Forestier and tells her कि कितनी मेरे को मुश्किल आ गई है, कितनी मैं परेशानी में हूँ, because पार्टी अटेंड करनी है, सब कुछ है, but I don't have a good jewelry piece. Now Madame Forestier, she is very generous अपीयर, एटलीस्ट नजर ऐसे आती है, और वो कहती है इट्स वेरी ओके, आपको फटाफट बोल देना चाहिए, और अपना लार्ज बॉक्स ज्वेलरी का ले आती है और उनके सामने रख देती है। यू आर फ्री टू चूज व्हाट यू वांट टू टेक, आपको जो ले जाना हो इसमें से ले जा सकती हो। Mathilde is obviously fascinated by the variety of jewelry. अपनी लाइफ में उन्होंने कभी इतनी ज्वेलरी नहीं देखी है। There are bracelets, there are pearl necklace, वेनेशियन क्रॉस जो गले में पहने जाते हैं, प्रीशियस स्टोन, बट स्टिल इससे पता चलता है शी इज स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, समथिंग यूनिक, अनेबल टू डिसाइड। और वो लगातार पूछती है कुछ और है क्या, कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ और दिखा सकते हो क्या। दिस शोज हर इनकॉन्सोलेबल नेचर, हमेशा उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए, नया चाहिए। एंड सडनली she finds a necklace, diamond necklace in a black satin box, बहुत ही precious, unique, luxurious item लग रहा है। Her heart began to beat with uncontrollable desire. उनको लगता है this is the piece I was looking for, ये मेरे लिए ही बना है, but how can I ask for, ये बहुत ही कीमती लग रहा है। She tries the necklace, उसको वो पहनकर अपने आप को मिरर में देखती है, एंड शी इज mesmerized by the look, जैसा वो नजर आ रही हैं उससे वो बिल्कुल चमत्कृत हो जाती हैं। एंड नर्वसली बिकॉज शी इज नॉट थिंकिंग कि बहुत इजीली ये कोई उनको लैंड कर देगा। शी आस्क मैडम फॉरेस्टायर कि क्या वो बोरो कर सकती हैं, एंड मैडम फॉरेस्टायर लाइक अर्लियर सेज व्हाई नॉट, इट्स टेक इट, आप आराम से इसको ले जा सकती हो। Overjoyed, it is unexpected happiness. Mathilde hugs her friend and rushes home with the necklace. तो यहां तक मैथिल्डे का जो फेट है वो अचानक बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है। ड्रेस भी आ गई है, नेकलेस भी पसंद का आता है। नाउ द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी रीचेस, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्स एंड मैथिल्डे बिकम्स साइनोसॉर, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सारे लोगों की नजर मैथिल्डे पर है, हु इज यंग, हु इज ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड एंड विद अ नेकलेस। मोस्ट ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ग्रेसफुल विमेन एट द इवेंट। उस पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही हैं, अट्रैक्टिंग अटेंशन फ्रॉम ऑल मैन, इवन कैबिनेट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर वो भी उन्हीं की तरफ
सारी अटेंशन दे रहे हैं। शी डांसेस पैशनेटली, लॉस्ट इन जॉय ऑफ हर ट्रायम्फ। यही वो लाइफ थी जो हमेशा वो जीना चाहती थी। उनको लगता है इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू, उनका सपना सच हो गया है। एंड एक नशा, इंटॉक्सिकेशन उनके ऊपर होता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज एडमायरिंग हर लुक्स, हर ड्रेस, हर ब्यूटी। उनको ऐसा लगता है दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग टुडे। एक मोमेंट के लिए वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ, अपने बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल को भूल जाती हैं और जो इवनिंग ग्लोरी है उसमें पूरा अपने आप को डुबो देती हैं। पूरी रात पार्टी में रहने के बाद सुबह 4 बजे शी लीव्स द पार्टी। उनका हस्बैंड जो है वो अभी भी ही इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी कंसर्न्ड। बाहर बहुत ठंड है तो वो एवरीडे कोट, जो उनका रूटीन का कोट है जो वैसा नहीं है, उससे उनके शोल्डर्स को ढकता है एंड ताकि उसको ठंड ना लगे। लेकिन एलिगेंट ड्रेस का लुक खराब ना हो जाए, कोई उन्हें इस सिंपल ओवरकोट में ना देख ले, तो मैथिल्डे बड़ी ही हरी में, बड़ी ही क्विकली उस पार्टी को छोड़ती है बिकॉज शी इज फीलिंग अशेम्ड। उनको यह भी डर है कि डिटेक्ट ना हो जाए कि वो कितनी पुअर क्लास से आती हैं। हस्बैंड ये भी सजेस्ट कहता है वी शुड नॉट रश, हमें यहीं खड़े होकर कैब का वेट करना चाहिए, बट शी इग्नोर्स हिम एंड रशेस आउट। हस्बैंड पीछे पीछे जाते हैं। दे कैन नॉट फाइंड अ कैब बिकॉज इट इज वेरी अनयूजुअल टाइम। सुबह के 4 बज रहे हैं। सर्च द स्ट्रीट्स एंड फाइनली एक ओल्ड नाइट कैब जो बहुत ही पुरानी है उसके अंदर वो उनको मिलता है एंड द कैब ड्रॉप्स देम एट होम। घर पर आते हैं। मैथिल्डे इज नाउ टोटली एग्जॉस्टेड बाय द नाइट ऑफ सेलिब्रेशन। शी इज ऑल्सो फीलिंग सैड। क्यों? द नाइट इज ओवर। वो जो उनका ड्रीमिंग एक तरह का अचीवमेंट था, वो जो डे था, वो फाइनली ओवर हो गया है। और जबकि उसके हस्बैंड है, ही इज वरीड अबाउट द नेक्स्ट डे, अर्ली वर्क शेड्यूल। वो उस चिंता में। मैथिल्डे एडमायर्स हरसेल्फ वन लास्ट टाइम इन द मिरर। अपने लुक को, अपने ग्रेस को देखती है एंड व्हाट शी सडनली रियलाइजेस दैट the necklace is missing. This is what shocks her and she panics, or her husband is equally shocked. They search everywhere, first at home, her dress, coat, pockets, but cannot find it. He questions कि आपने लास्ट टाइम कब देखा था? क्या जब पार्टी हमने छोड़ी तो आपके गले में था? She confirms, yes, she touched it in the hall. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि पार्टी में नहीं खोया है। Then they conclude, तो it must have fallen in the cab. गाड़ी के अंदर गिरा होगा। Unfortunately, they did not note the cab number, और अब उस कैब को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। इसकी जगह लॉयजल डिसाइड करते हैं कि वो रिट्रेस करेंगे देयर रूट, पूरे रास्ते को वापस से ट्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे नेकलेस मिल जाए। और मैथिल्डे अपनी बॉल ड्रेस के अंदर वहीं चेयर पर बैठ जाती है। शी इज ब्लैंक विद इमोशंस। उनको दिमाग में कुछ भी नहीं सूझ रहा है। 3-4 घंटे की पूरी मेहनत के बाद हस्बैंड रिटर्न होते हैं। ही हैज फाइंड नथिंग, कुछ नहीं मिला है। वो मॉर्निंग में ही पुलिस, न्यूज़पेपर सबको इन्फॉर्म करते हैं, ऑफरिंग अ रिवार्ड कैब कंपनीज में, बट स्टिल टिल इवनिंग देयर इज नो रिप्लाई, देयर इज नो रेस्पॉन्स, देयर इज नो न्यूज। फुल डे ऑफ सर्चिंग के बाद ही सजेस्ट कि टेम्परेरी एटलीस्ट, क्योंकि आप एक दिन के लिए बोलकर आई हो, तो कुछ कम से कम ऐसा कीजिए कि मदाम फॉरस्टायर को आप लेटर लिखिए कि कोई उसके अंदर जो क्लैस्प है वो टूट गया है एंड उसको रिपेयर करने के बाद ही मैं आपको लौटा पाऊंगी। इस झूठ से उनको थोड़ा टाइम और मिलता है ताकि वो नेकलेस के लिए सर्च कर सके, या अगर नेकलेस नहीं मिले तो उसको रिप्लेस कर सके। आफ्टर अ वीक ऑफ सर्चिंग, हर जगह ढूंढने के बाद दोनों ये उम्मीद खो देते हैं कि उनको कभी वो नेकलेस मिलेगा। ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस एक हफ्ते में ही उनको 5 साल बूढ़ा कर देता है। और फाइनली मिस्टर लॉयजल बीइंग ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही कंक्लूड्स अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमें उसकी जगह दूसरा नेकलेस ही देना पड़ेगा। ही टेक्स द नेकलेस बॉक्स टू द ज्वेलर, जिस ज्वेलर का उसके ऊपर इम्प्रिंट है जहां से खरीदा हुआ था।
लेकिन ज्वेलर जो है अपना रिकॉर्ड चेक करके कहता है कि उसके यहां से तो केवल बॉक्स ही लिया हुआ है, केस ही लिया हुआ है, नेकलेस उसकी शॉप का नहीं है। वन आफ्टर अनदर वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास जाते हैं ताकि आइडेंटिकल सेम वैसा का वैसा नेकलेस उन्हें मिल सके। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च they finally find a diamond necklace that looks exactly like the lost one, बिल्कुल उसके जैसा है और 40,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस है। दो द शॉपकीपर agrees to sell it on a discount price of 36,000 francs. They request the jeweler to hold the necklace for 3 days. इतना पैसा तो सोच भी नहीं सकते इकट्ठा करने का, और ये बात भी वो अग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर बाई चांस ओरिजिनल उनको मिल जाता है तो क्या 34,000 फ्रैंक्स में वो शॉपकीपर उसे वापस ले लेगा। लॉइजल के पास अपने फादर का कुछ मनी है 18,000 और बाकी वो मल्टीपल रिसोर्सेस से कहीं से 1000 कहीं से 500 और छोटे छोटे ऐसे सम्स बोरो करता है। रिस्की फाइनेंशियल एग्रीमेंट मतलब जिसमें हाई इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ेगा मनी लेंडर से, ये सारा काम उसको करना पड़ता है ताकि किसी तरह से वो 36,000 पाउंड्स फ्रैंक्स को कलेक्ट कर सके। He knows that he is what he is doing. Great future hardship, physical poverty and struggle, ये सब कुछ उसके जीवन में आने वाला है क्योंकि उसको लंबा कर्जा चुकाना पड़ेगा। It will take a long time. Still वो उस नेकलेस को परचेज करता है क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। देन ही मैथिल्डे जो है वन डे शी रिटर्न्स द रिप्लेसमेंट नेकलेस और मदाम फॉस्टर बहुत ही कोल्डली और एक तरह से उसको चाइड करती है कि तुमने डिले कर दिया, लेकिन शी डजंट इवन ओपन्स द केस, खोलकर देखती भी नहीं है। मैथिल्डे इज रिलीव्ड कि कम से कम सामने के सामने पोल तो नहीं खुली, क्या पता खोलकर वो कहती है वो नेकलेस नहीं है। Now begins the time of great hardship for the couple. एक्सट्रीम फाइनेंशियल हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ती है। मेड वो हटा देते हैं, एक चीपर अपार्टमेंट में मूव कर जाते हैं। मैथिल्डे अपना घर का सारा काम खुद करने लगती है, वॉशिंग डिशेस, जिसकी वजह से उसके जो टेंडर स्मूथ हैंड्स होते हैं वो र्यून हो जाते हैं। स्क्रबिंग लॉन्ड्री, कैरिंग वाटर अप स्टेयर्स, टेकिंग आउट गार्बेज, जिसको जिंदगी में उसने कभी नहीं सोचा था, वो सारा काम यहां मानना पड़ेगा कि मैथिल्डे भी पूरा डेडिकेशन के साथ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। शी शॉप्स लाइक अ वर्किंग क्लास विमेन, हैगलिंग, आर्ग्यूइंग, बहस करते हुए एक एक पैसा बचाने के लिए, और इसके चक्कर में बहुत बार इंसल्ट भी फेस करना पड़ती है। उसके हस्बैंड मिस्टर लॉइजल वो एक्स्ट्रा जॉब्स लेते हैं, लेट नाइट बुक कीपिंग, कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर लिटिल पे। इस तरह से ईयर्स आफ्टर ईयर्स दे स्ट्रगल हार्ड, repaying debts with high interest. After a decade, 10 साल के फाइनेंशियल स्ट्रगल और हार्डशिप्स के बाद they finally clear the debt. लेकिन इस बीच में इतने 10 कड़े सालों से मैथिल्डे इज फिजिकली एंड इमोशनली वॉर्न आउट। बिल्कुल वो कोई कह नहीं सकता 10 साल में वो लगभग डबल एज लगने लगती है, प्री मैच्योरली एज हो जाती है, रफ उसके हैंड्स हो जाते हैं। मैनुअल लेबर करने के कारण इनका जो ग्लो होता है, जो चार्म होता है, जो टेंडरनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। समटाइम्स व्हेन अलोन, कभी कभी उसको शी वुड सिट बाय विंडो और सोचा करती है 10 साल पहले वो पार्टी की नाइट जिसमें उसको सारा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी थी, और शी वुड वंडर काश वो दिन मैंने नेकलेस नहीं खोया होता, क्या मेरी जिंदगी होती, कितना ज्यादा वो जिंदगी चेंज हो जाती। एंड आल्सो थिंक अबाउट द क्रूअल आयरनी ऑफ लाइफ, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, एक रात में कैसे वो फ्रॉम हेवन टू हेल पहुंच गई। Now one Sunday she sees Madame Forster still elegant। 10 सालों में मदाम के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, एंड अब क्योंकि पूरा कर्जा चुका दिया है, she decides to confess the truth, क्योंकि वो शो करना चाहती है कितना उसने भी अंडरटेक करा हार्डशिप को, ये काम अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए। Forster actually doesn't recognize her at first, इतना ज्यादा चेंज आ गया है, लेकिन जब मैथिल्डे उसको बताती है कि who is she is shocked, उसको बहुत हैरान होती है कि तुम अचानक ऐसे कैसे
हो गया। जब मैडम फॉस्ट आए, उसको बताती है कि तुम क्यों इतना पूछती है, ऐसा क्या हो गया, तब मैथिल्डे उसको पूरी स्टोरी बताती है कि ये हार्डशिप्स एक्चुअली में उस लॉस्ट नेकलेस के कारण थी। किस तरह से उसने रिप्लेस करा था ओल्ड नेकलेस को रियल डायमंड वन, जो बहुत महंगा उनको उस समय पड़ा था। मदाम फॉस्टायर इज शॉक्ड टू लर्न एंड डीपली टच्ड। भारी आवाज में, कांपती आवाज में वो उनको कहती है, वाई डियर वाई, तुमने ऐसा क्यों करा, जो मैंने तुमको दिया था इट वॉज नॉट ओरिजिनल डायमंड नेकलेस, इट वॉज फेक, केवल 500 फ्रैंक का वो नेकलेस था। द स्टोरी एंड्स विद अ क्रूअल आयरनी। माथिल्डे और उसके हस्बैंड की जो सफरिंग थी वो अननेसेसरी थी, यूजलेस थी, केवल वैनिटी के कारण, केवल पॉम्पसनेस के कारण उन्होंने 10 साल अपनी जिंदगी के गंवाए थे। दिस पंच, this unexpected ending is actually the master stroke, the characteristic style of Maupassant. So the story revolves around the dangers of vanity, दिखावा, illusion of appearance। हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, सोशल रिकॉग्निशन किस कीमत पर कई बार चुकाना पड़ता है, हार्श रियलिटी ऑफ क्लास एंड सोशल एम्बिशन। मैथिल्डे का ये जो ऑब्सेशन है कि वो वेल्थी और लग्जरियस नजर आए, और वो उसकी वजह से बोरो करती है नेकलेस ताकि जितनी रिच है उससे ज्यादा नजर आ सके। इससे एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होती है जिससे उसका डाउनफॉल होता है। जो स्टोरी की सबसे स्ट्राइकिंग डिवाइस है वो है सिचुएशनल आयरनी, जो ट्विस्ट एंडिंग में नजर आती है जब हमें पता चलता है 10 साल पाई पाई जोड़कर जो उन्होंने कीमत चुकाई वो किसके लिए, एक नकली हार के लिए। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप you enjoy and understand this beautiful and popular story. For more videos, keep watching, keep supporting. Thank you, friends.